मैं हूं आपका मेजबान हारिस खोखर और आप लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट विद एच के। मेरे साथ एक मशहूर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक दबंग लीडर हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान की डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम के सदर हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब ने जो है वो एमबीबीएस किया, उसके बाद जो है प्लास्टिक सर्जन बन गए। स्पेशलाइजेशन जो है वो स्किन में किया और अब डॉक्टर साहब ने जो है वो अपना एक एस्थेटिक सेंटर बना लिया है रेजिनिक्स के नाम से, जो कि जेल रोड पर वाक़ है। डॉक्टर साहब, वहाँ पर क्या क्या करते हैं आप? स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करते हैं? सर, मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल से एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की है डर्माटोलॉजी में, एफसीपीएस डर्माटोलॉजी में। और अभी आपको पता है कि जेल रोड पर हम रिजेनिक्स के नाम पे डर्माटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और सारा एक बड़ा क्लिनिक रन कर रहे हैं। आपको पता है कि दौरे हाजिर सोशल मीडिया का दौर है। प्रेजेंटेशन बेहतर करना, खुद को बेहतर दिखाना वक्त हाजिर की अहम ज़रूरत है। और माजी में तो ये एक डिबेट रहा है जी कि जैसे कुदरत ने आपको बना दिया है वैसे रहना है या नहीं रहना। अब तो ज़रूरत है, अब इस डिबेट से दुनिया निकल चुकी है। बिल्कुल। और अब ये डिबेट नहीं है कि आपको बेहतर करना है कि नहीं, अब ये डिबेट है कि कितना बेहतर हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है। तो जो न्यू एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ डर्माटोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड एस्थेटिक्स, तो उसमें अब देखिए ब्यूटी पैरामीटर्स जो हैं मोर और लेस डिफाइंड है। आपको थिन स्मार्ट दिखना है, आपके बाल जो हैं वो ट्रांसप्लांटेड अच्छे होने चाहिए अगर नहीं है, और आपका जो है चीक सैगी नहीं होने चाहिए, और आपकी जो जॉ लाइन है वो डिफाइंड होनी चाहिए, और आपके जो फेस है वो लिफ्टेड नजर आना चाहिए। आपका जो नोज है वो भी वेल बैलेंस्ड नोज होना चाहिए, और उसमें भी कोई डिफॉर्मिटी जो है विवर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त, और आपको ये बता दूं ये बहुत ज़रूरी है। आजकल कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं कौन सा टीवी पे आना है। अब तो हर बंदा टीवी पे आता है, अब तो हर बंदा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम एंड ऑल सब कहाँ भी उसका चलता है जो कि डिजिटल मीडिया पे आ रहा है। अब आप देखें कि मैंने देखा है कि जो लोग पेंट का काम करते हैं वो भी सोशल मीडिया से हिट होके ज़्यादा अपनी सारी जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तशहीर कर रहे हैं अपने काम की, वो सोशल मीडिया से कर रहे हैं। मोबाइल बेचने हैं वो भी सोशल मीडिया पे बिक रहे हैं। शानदार मोबाइल वाले बड़े फेमस हैं। आज एक टीवी शो पे था मिस्टर लुकमान साहब के साथ, तो वो एक बात बड़ी अहम, उन्होंने कहा जी ये क्यों ज़रूरी है कि लोग अपने रंग पे, अपनी शक्ल पे क्यों जो है वो कंटेंटेड या मुतमईन नहीं है। आप पूरी दुनिया में, पाकिस्तान तो चले एक बहुत बड़ा कोई तजारती मरकज अब नहीं रहा उस तरह से, आप दुबई चले जाएं, आपको जितने वेल लुकिंग प्रेजेंटेबल जो लोग हैं वो बड़ी पोस्टों पे नजर आएंगे, और जो बेचारे मतलब अब वो मैं कहना नहीं चाहता अफ्रीकन हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं ये तो कोई और बयान कर सकता है, आपको वो ज्यादा नजर आएंगे गार्ड्स, जो छोटी जॉब्स हैं। और जितने गोरे हैं, जितने उनके अपने अरबी हैं, वो आपको मैनेजर्स और ऊपर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे नजर आएंगे। तो आप देखें ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट इरा चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, इसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जो लोगों को जॉब दी जाती है वो देखा जाता है इनकी पर्सनैलिटी हो, ये खूबसूरत हो। देखिए अब जो मार्केट है ना सर, वो तो हर बंदे का जो भी उसका प्रोफेशन है ना, उसके अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी मार्केटर की होनी जरूरी है। हमारे इवन मैं अब देख रहा हूँ और मुझे खुशी होती है देख के, ये जो जनरल सर्जन्स हैं ये भी सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टें लगा रहे होते हैं कि जनाब हमने हर्निया का ऑपरेशन कर दिया। इवन उनको भी अब सोशल मीडिया पे आके अपने आप को मार्केट करने की जरूरत है, और ये अच्छी बात है, करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे या जो नहीं करते थे वो गलत कर रहे थे। अब देखें ना, वो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वर्ल्ड मस्ट नो कि आप कर रहे हैं, दुनिया को पता होना चाहिए कि आप कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में फिर ये चीजें हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आप एक अच्छे डॉक्टर नजर आने चाहिए। तो उसमें आपको पता है एस्थेटिक्स और डर्माटोलॉजी का कलीदी किरदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह जो है स्किन स्पेशलिस्ट हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, एमबीबीएस की है, उसके बाद डर्माटोलॉजी में जो है स्पेशलाइजेशन की है, आपके पास पूरी टीम पढ़ी लिखी है, तकरीबन 2.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है, यानी सारे लवाजमात पूरे हैं। उसके बावजूद लोग जो हैं वो टिकटॉक पर देखते हैं वीडियोस कुछ लोगों की, वो बेशक क्वैक्स हैं लेकिन वो वायरल हैं, तो लोग जो है तहकीक किए बगैर उनकी तरफ भागते हैं।
अच्छा, इसमें दोनों पार्ट्स पे, एक तो आपको पता लेजिस्लेशन का, रेगुलेशन का, मुल्की सतह पे मसाइल चल रहे हैं। अगर एक क्वैक अपने आप को, मैंने देखा है एक क्वैक है वो तेल बेच रहा है जी बाल उगाने वाले, और बड़ा वायरल है आजकल। एक को पता नहीं वो कौन सा लोहा पाड़ के कौन सा है वो मजून बेच रहा है, और वो हकीम लोहा। हाँ, अब आप देखें ऐसे लोगों की अगर तशहीर हो रही है, और FIA को एक ऐसा सेल बनाना चाहिए कि जो लोग ऐसी अतायत को प्रमोट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए। और आप देखें कि इन लोगों की दवाइयां खाने से लोगों के गुर्दे तबाह हो रहे हैं, लोग जान की बाजियां हार रहे हैं, लेकिन सरेआम वो आके आपकी सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें सेल कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली आप देखें बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि वो OTA होते हैं, या बहुत सारे इवन OTA भी नहीं है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करी जा रहे हैं, और वो लोगों की तबाही फैलाई जा रहे हैं, लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या नुकसान होता है ये अगर एक जो है वो MBBS डॉक्टर नहीं है, डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, प्लास्टिक सर्जन नहीं है, और ये जो सेक्रेटरी बने होते हैं या सर्जन के साथ 2 महीने काम किया प्लास्टिक सर्जन के साथ और फिर अपना खोल लिया, उसका क्या नुकसान हो सकता है? छोटे छोटे इश्यूज से लेकर बड़े इश्यूज तक। सर सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, था माजी में पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस B-C फैलाया था, वो जो अताई डेंटिस्ट थे जो प्लास से दांत उखाड़ रहे होते थे और उन्होंने फैलाया। आपको पता, ये रिपोर्ट्स आई और सोशल मीडिया। आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि हेपेटाइटिस B-C HIV फैलाने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो इस तरह के गैर मियारी एस्थेटिक क्लिनिक बने हुए हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल से लेकर लोगों की, मैं ये समझता हूँ कि ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं होती। उसी रूम में एक मरीज की PRP हो रही है, अगले की माइक्रो नीडलिंग हो रही है, और विदाउट डिसइंफेक्टिंग, विदाउट यूजिंग प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स वो ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इस वक्त दौरे हाजिर में शदीद ज़रूरत है कि ऐसे सेंटर्स का भी मुआयना किया जाए और इसके ऊपर केस स्टडी भी कंडक्ट की जाए। 2-4 जो स्टडीज इवन बड़े डेवलप कंट्रीज की हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब जो है एस्थेटिक्स में एसेप्टिक मेजर्स नहीं लिए जा रहे। लोग देखें बाल गिराने का ट्रीटमेंट करने आए हैं और उससे खतरनाक चीज हेपेटाइटिस B-C में मुब्तला हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूंकि इन्फेक्शन कंट्रोल एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक सर्जन या एक डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं, उनकी तो प्रैक्टिस का हिस्सा होता है, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अपना फील्ड चेंज करके इस फील्ड में आ रहे हैं, बहुत सारे नॉन डॉक्टर्स और इवन जो डॉक्टर्स इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, उनको भी ये चीज़ों की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो अताई हैं, अताई लोगों के गुर्दे तबाह कर रहे हैं, लोगों के जिगर फेल कर रहे हैं, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स क्लिनिक चला रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन बने हुए हैं, बहुत सारे फिजियोथेरापिस्ट बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर ट्रेनिंग। आवाम को शऊर कैसे आएगा कि अगर एक टिकटॉकर जो है वो फेमस हो जाता है या उसके मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, तो वो एस्थेटिक, इसका मतलब है कि वो एस्थेटिक सेंटर चला सकता है, वो लोगों को दवाइयाँ दे सकता है, वो लोगों को जो है वो तेल दे सकता है, यानी कि लोगों को, अवाम को शऊर कब आएगा? मुझे बताएं कि लोग अगर इतनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लोग सर्च क्यों नहीं करते कि यार अगर हमने जो है ट्रांसप्लांट कराना है या फेस लिफ्ट कराना है या माइक्रो नीडलिंग करानी है या हमने जो है वो क्या नाम है लिप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी है, तो हम एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं। आप देखें, ये बड़ा अहम सवाल है कि लोगों को शऊर कैसे आएगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको बल्कि खराज इक़्क़दत पेश करता हूँ कि आज आपने स्पेशली पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो आगाही फैला रहे हैं, जो अवेयरनेस फैलाने का बाइस बन रहे हैं, सबसे बड़ा तो आपका किरदार है। लेकिन ये काम थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है। लोगों की सेहत, जान, माल का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा हर गवर्नमेंट आने के बाद ये कहती है। तो जब आप लोगों की जानें अताइयों के जिम्मे उनके हाथों पे छोड़ के पीछे हो रहे हैं, नॉन ट्रेन्ड डॉक्टर्स जो हैं वो, जो इवन मैंने देखा है कि बहुत सारी दूसरी स्पेशलिटीज के हैं, वो भी अब डर्माटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा। और ये अगर गवर्नमेंट को इस पे ना सिर्फ ये है कि स्ट्रॉन्ग ये चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, बल्कि इसकी अवेयरनेस और इसके लिए मैं समझता हूँ कि उनको अवामी आगाही सेमिनार्स हों, या इतने सारे पैसे आपको पता है गवर्नमेंट जो है
इश्तिहारात देने पे खर्च करती है, जो मैंडेटरी होते हैं, खैर गवर्नमेंट ने इतने इश्तिहार देने हैं, तो उसमें इस तरह के इश्तिहारात जो लोगों की जान, जो लोगों को हेपेटाइटिस से, गुर्दों के बचाव के लिए, दिल के बचाव के लिए और संगीन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, लोग देखें ना, एस्थेटिक्स तो एक लेयर ट्रीटमेंट्स हैं, एक शौक की ट्रीटमेंट है, और वो देखें आप लोग इस तरह का ट्रीटमेंट कराने आए और सख्त बीमारियां लेके चले जाएं। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, और तीसरी जिम्मेदारी हेल्थ प्रोफेशनल्स की अपनी है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें, जब आप सारे टिकटॉक हो या सोशल मीडिया हो, देखें हमने बड़े अरसे तक बड़ी इसकी मुखालफत की कि ये जनाब प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं हैं। वो बात उस हद तक तो ठीक थी जिसमें वो को डांस वांस हो रहे होते थे, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस, फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर्स को खुद आना होगा। अगर वो स्पेस खाली छोड़ेंगे तो ऐसे लोग आके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे जो क्वालिफाइड नहीं है। तो एक जो कंपटीशन है वो क्वालिफाइड लोगों को देना चाहिए। उनकी प्रेजेंटेशन और प्रेजेंस ऑन ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, जो जिस इलाके में मशहूर है उसमें जरूर होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि असल ट्रीटमेंट और क्वालिफाइड लोग। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एक डेंटिस्ट का काम चल जाता है तो उसके बाद वो साथ एस्थेटिक का भी छोटा सा बना लेता है, और कोशिश उनकी ये होती है सबकी कि हम जो है वो प्लास्टिक सर्जरी या डर्माटोलॉजी, दांत छोड़ के स्किन का ट्रीटमेंट करें, एक्ने का ट्रीटमेंट हम करें, और डर्माटोलॉजिस्ट को हायर ना करें, प्लास्टिक सर्जन को हायर ना करें। उनके साथ जो काम करते हैं ना, जो कि यानी कि एज अ नर्स काम कर रहे हैं या एज अ असिस्टेंट काम कर रहे हैं, जो असिस्ट करती हैं आपको, उन लोगों को रख लिया जाता है। बाहर की दुनिया में इवन नर्सिस को मखसूस हालात में कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स अलाउड होते हैं, डेंटिस्ट को अलाउड होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि हम बाकी ट्रीटमेंट्स, हेल्थ स्किन के अलावा बात कर रहा हूँ, चूँकि हमारी जो है रेगुलेशंस जो हैं बड़ी वीक हैं, तो हमारे यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इवन जो है आप देखें इंग्लैंड में, यूएस में पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत सारे ट्रीटमेंट अलाउड हैं, अपार्ट फ्रॉम डर्माटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो ये रेगुलेशन गैप है, इसको देखते हुए अलाउ नहीं किए गए, क्योंकि आपने किसी को अगर एक कदम रखने की इजाजत दी है तो उसने अगली दफा वहां जाके घर ही बनाया है। तो यही वजह है कि मैं अब देख रहा हूँ, मतलब आप देखें गली मोहल्ले में फिजियोथेरापी वाले जो हैं वो भी माशाल्लाह, हम तो नहीं कंडेम करते, वो गायनी के ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो सब कुछ करी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब आके फिजियोथेरापी भी करा लें और जाते हुए एक माइक्रो नेडलिंग का सेशन, और हड्डी टूट जाए तो हम जोड़ भी देंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। और एक जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, एक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में हो रहा है, शायद पूरी दुनिया में ना होता हो, कमर्शियली पब्लिसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, माइक्रो नीडलिंग के साथ पीआरपी फ्री, बोटॉक्स के साथ फिलर फ्री। देखिए ये नहीं होना चाहिए, ये कोई सेल तो नहीं है कपड़ों की या जूतों की। ये यहाँ पे सर ये वो लोग प्रमोट कर रहे हैं ना जो लोग अताई हैं। नहीं, अताई नहीं, ये यहाँ पे एक पूरे चेन्स हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने ब्रांचेस खोली हुई हैं अपने, उन्होंने पैरामेडिक्स ट्रेंड किए हुए हैं, डॉक्टर को 30-35 हज़ार रुपये रख के दिखाने के लिए साइड पे बिठा देते हैं, उनके वो चंद एक जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पीआरपी करी जा रहे हैं। एक ब्रांच है गुलबर्ग सर उन दारों का नाम पता है, मैं लूंगा नहीं, हाँ, लेकिन उन्होंने डॉक्टर हायर किया, 40-50 हज़ार जाता है, बाहर बिठाया, वो सेंटर में नहीं बैठता, नहीं, वो जब हेल्थ केयर कमीशन का छापा पड़ता है ना, उसको बुला लिया जाता है। तो हेल्थ केयर कमीशन के लिए इल्म ही है, ये इल्म है उनके इल्म है। हेल्थ केयर कमीशन तो पाकिस्तान में, पंजाब में जो एक फेल्ड तरीन अदारा है, उसका तो काम सिर्फ डॉक्टरों को तंग करना है, उसका काम कहीं पे भी अताइयों की रोकथाम नहीं है, यानी असल डॉक्टरों को तंग करना है और जो अताइयां उनको प्रमोट करना है। आप देख लेंगे रोज जाएंगे डॉक्टरों के क्लिनिक बंद कर आएंगे, अताइयों की तरफ जाते नहीं, कहते हमारा काम ही नहीं है। सर बात फिर सीधी करें ना, कमीशन वहां से वो देखें, इस वक्त अभी पिछला उन्होंने बोर्ड जो है डिसॉल्व कर दिया है, लेकिन मंथली जाती है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये इनका जिम्मेदारी थी। पिछले एक मिनिस्टर साहब आए थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ एक्शन लिया था, लेकिन फिर से चीजें वहां आ गई हैं। अब इस वक्त आप देख लें कि जो ये कमर्शियल सेंटर्स हैं, जो तजारती मराकज़ बने हुए हैं स्किन और एस्थेटिक क्लिनिक के नाम पे, वो जनाब हमारी एक ब्रांच गुलशन रावी में है, एक हमारी ब्रांच डीएचए में है, जहाँ पे आए 2 ट्रीटमेंट के साथ एक फ्री ले जाएं, साथ एक हजामा फ्री हो जाएगा, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री पिज़्ज़ा की ऑफर ऐसे चल रहा है। और इस तरह के जो सेंटर्स हैं, जो तजारती मराकज़ बने हुए हैं, अगर गवर्नमेंट उनका देखे बिजनेस मॉडल ही है कि उनके पास ना कोई डर्माटोलॉजिस्ट है, अगर है तो एक रखा हुआ है, घर बैठ के तनख्वाह ले रहा है,
और वो उसके नाम पे 10 क्लिनिक रजिस्टर्ड है, ठीक है। और वहाँ जो एक MBBS डॉक्टर रखा होता है, उसका काम ये है कि उसने साइड पे बैठे रहना, ठीक है। 35-40 हज़ार तनख्वाह लेके नीचे उन्होंने अपना सारा स्टाफ लगाया हुआ है, ठीक है। तो इतनी बड़े मतलब लाहौर जैसा जो मरकज है, इंतहाई पढ़े लिखे लोगों की शहर है और मोस्ट डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पे इस तरह का काम हेल्थ केयर कमीशन के मतलब ये बरकत मार्केट के सामने उनका बड़ा सेंटर है, और साथ ही आगे MM आलम से कमीशन की सरपरस्ती में हो रहा है और ना ये? साथ ही MM आलम से जो है ये क्लिनिकों की चेन शुरू हो जाती हैं, फलाना फलाना फलाना। तो फिजियोथेरापिस्ट के हूँ या ये कौन है आजकल टिकटॉकर्स के हूँ, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए। फिर आजकल उन्होंने कहा जी इसकी ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग कौन कराएगा? ट्रेनिंग के कोई कवानीन उन्होंने तय नहीं किए हुए। और जो डिप्लोमे हैं जी, किसी से पूछो हाँ जी आपने कहाँ से तालीम हासिल की, मैं जी अमेरिकन डिप्लोमेट हूँ एस्थेटिक मेडिसिन में। अच्छा, मतलब पूछे तुहानू ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, आपको अमेरिका जाने की इजाजत भी है। अमेरिकन एस्थेटिक्स वाले हैं जी, हम यूके वाले हैं। आप उनसे ये पूछें कि इस सर्टिफिकेट के बाद अमेरिका में आप काम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड। इधर बैठे बैठे मिल गया, वो अमेरिका नहीं गए। 3 दिन फलाने एक सेंटर पे काम करें और आपने जी देखना कहाँ है, ये हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर लोड हो गया, अपलोड हो गया, ये बाटी से लोहारी से प्रिंट करा लाते हैं और यहाँ लाख में डिप्लोमे बांट देते हैं। तो ये इतना बड़ा जो जुल्म हो रहा है। और एक वो 3-3 दिन की ट्रेनिंग सेशन जो है वो 60-60 करोड़ 70-70 करोड़ कमा के 10-10 लोग जो है वो गायब हो जाते हैं। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ना वो मनी किसी टैक्स कलेक्शन में आती है। आज आके हमें पता चलता है जो डॉक्टरों के जेन्युइन क्लिनिक्स हैं वहाँ जी FBR का नोटिस आया हुआ जी आप टैक्स दें। जो असल जिन लोगों पर टैक्स लगना चाहिए, जिन लोगों को रेगुलेशन होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट से नहीं हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हेयर ट्रांसप्लांट आपने मेरा किया, अभी तो आपने कहा था 4-5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 3 महीने बाद ये रिजल्ट है, तो बड़ा कामयाब ट्रांसप्लांट किया आपने। ना कोई दर्द थी और ना कोई किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्शन थी। और अभी तो आपने मुझे कहा था कि 2 महीने बाद PRP भी करवानी है, हालांकि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी ये कितना रिजल्ट समझते हैं आप आगे? देखिए आपका 3 मंथ्स में माशाल्लाह आपके बिल्कुल बाल नहीं थे, बड़े जबरदस्त आ गए। पूरा रिजल्ट आता है 9 मंथ्स में, ठीक है। और पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर जो है वो करनी होती है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, डर्माटोलॉजिस्ट प्लास्टिक सर्जन जो है करते हैं। और ये वो सर्जरी है जो आपकी एज एकदम 10 साल छोटी लगनी शुरू हो जाती है, आपकी एज आदमी से वापस लड़के लगना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को शौक है, बहुत ज़्यादा मार्केटेड है टर्किश हेयर ट्रांसप्लांट, उसी टेक्निक से हम लोग कर रहे हैं। उसका फ़ायदा यही है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। नेचुरल लुकिंग आपका मेरा नहीं ख्याल को दूर से देख के बता सकता, इवन पास से भी ये ट्रांसप्लांटेड बाल बिल्कुल अभी 50% आए हैं। इंशाल्लाह यू विल सी कि 50%। मेरे 2 दोस्तों ने कराया है टर्की से, मुझे भी कहा जा रहा था टर्की चले जाएं, 3 लाख से 4 लाख रुपए लगेगा, लेकिन उनके रिजल्ट ये नहीं आया जो मेरे यहाँ है। सर वो टर्की में भी यही हो गया ना, जो हमारे यहाँ पे इधर मैंने अभी कहा आपको फ्रेंचाइजीज और चेंज कर रही हैं, वहाँ पे भी चूंकि उन्होंने एक अच्छा उसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म उनकी गवर्नमेंट ने डेवलप किया। चूंकि टर्की घूमने वाला शहर भी है, तो यूरोपियंस उतने पैसों में घूम भी जाते हैं और साथ एज ए गिफ्ट एक हेयर ट्रांसप्लांट। तो वहाँ बहुत अच्छे क्लिनिक्स भी हैं और ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जहाँ पे पहले वो विग लगाया करते थे, अब वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का मामला भी है टर्की में, आपने देखा होगा पूरा जहाज भर के वो फोटोज आई हैं। तो टर्की में भी अब यही मामला हो गया कि जो पैरामेडिकल स्टाफ वाला था वो भी बाल लगाई जा रहा है, जो फिजियोथेरापिस्ट था वो भी बाल लगाई जा रहा है, जो डेंटिस्ट था वो भी बाल लगा रहा है, जिसने MA कंप्यूटर साइंस किया वो भी बाल लगाई जा रहा है। तो आजकल टर्की में भी ये चीज़ अरूज पे, यानी कि पाकिस्तान वाला सिस्टम शुरू हुआ। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो तो US और UK से लोग आते हैं वो $10,000-20,000 का उनका जो पैकेज होता है, उसमें वो फिर उनके जो टॉप प्लास्टिक सर्जन और उनके डर्माटोलॉजिस्ट बाल लगाते हैं। जो पहला हेयर ट्रांसप्लांट था वो इनका डर्माटोलॉजिस्ट थे टर्की के, जिन्होंने FUE इजाद किया था इस तरीके से। तो जो फिर हमारे पाकिस्तान से लोग जाते हैं 3 लाख 4 लाख वाला पैकेज लेके, वो फिर उस तरह के सेंटर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई अगर लड़की ये समझती है कि उसकी स्किन ढलक गई है और वो अब अपने शोहर को प्यारी नहीं लग रही और वो एज से 10-15 साल छोटी लगना चाहती है, तो क्या करेंगे उसके साथ? सर देखिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं और एक कि वो खुद क्या कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, सिर्फ स्किन नहीं फिजिकली मेंटली बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा ये इशू होता है कि शादी के बाद जो है आपको पता है ख़वातीन हो या मर्द, वो ये समझते हैं कि अब तो हमने कौन सा किसी के सामने प्रेजेंट होना है, तो खाना पीना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, स्किन केयर छोड़ दी, तो वो सारी तबाही होगी। दूसरा फिर ये है कि द डैमेज हैज़ बीन डन, नो व्हाट वी कैन डू।
तो अब जो न्यू ट्रीटमेंट्स हैं उसमें देखें हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शंस, फैट डिसॉल्विंग फेसलिफ्ट, ठीक है, ये बोटॉक्स झुर्रियों के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जो है हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों से आजकल एस्थेटिक्स और डर्माटोलॉजी की कामयाबी और इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह यह है कि विवर्ड रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा रिजल्ट नहीं होगा कि वो जो माजी में कहते थे कि ना फायदा ना आराम होम्योपैथी, अच्छे रिजल्ट्स हैं, हाँ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लोगों को विवर्ड रिजल्ट्स आते हैं, हैप्पी पेशेंट्स, हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं और इसी वजह से ये शोबा जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बोटॉक्स का क्या फायदा है? बोटॉक्स जो है मैं समझता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट और लाइपोसक्शन के बाद एक ऐसा ट्रीटमेंट है ऑल और नन रिजल्ट्स, आपका फेस एकदम रिंकल फ्री, लिफ्टेड, यानी कि जिसके मुंह पे झुर्रियां हैं वो खत्म कर देंगे। बहुत 90% 80% तक लोगों के रिजल्ट आते हैं। जिनकी को बहुत ज्यादा गहरी होती है इवन वो भी कुछ और मेयर साथ कर लें वो भी ट्रीट हो जाती हैं। आपने देखा होगा क्रॉस फीट बन जाती हैं, माथे पे झुर्रियां, वो एक जवानी देखे ना, फर्स्ट फ्यू साइंस ऑफ जवानी सबको याद आती है, पसंद होती है जवानी में, ये टाइट स्किन, तो जिनके यहाँ पे रिंकल्स बन जाते हैं वो आपके पास आए खत्म कर देंगे। सर आपको बताइए दीज आर फर्स्ट फ्यू साइंस ऑफ एजिंग, ये ढलती उम्र के पहले आसार हैं। तो इन आसारों की तो ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकती है और बड़ी अच्छी होती है। बोटॉक्स आजकल मोस्ट पॉपुलर है, सबसे बड़ा एंटी एजिंग प्रोसीजर भी है, दो परमानेंट नहीं है लेकिन 4 से 6 महीने बड़े अच्छे गुजरते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है। जितने में लोग एक अच्छा मेकअप करवाते हैं उतने में तो अच्छा बोटॉक्स हो जाता है। क्या बात। तो ये क्लिप जो है ना ये इंशाल्लाह वायरल है कि अच्छा मेकअप जो लड़कियां कराती हैं उससे बेहतर है कि वो जो है। सर आजकल तो हमारे पास ऐसी मोडेलिटीज आ गई हैं। देखें जब बेसिकली जो मेकअप हो रहा होता है वो मेकअप का मकसद जो अच्छे ब्यूटिशियन करते हैं उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि रंग गोरा कर देना पाउडर मल के या वो लगा के, उसका मतलब होता है फेस कंटोर करना, फेस लिफ्टेड नजर आए, नाक तीखा नजर आए, झुर्रियां छुप जाएं, आंखें बड़ी नजर आए। वो कैसे क्रिएट करते हैं? यूजिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ मेकअप, बेस लगा के ये चीजें। वाई नॉट कि आप पूरी स्किन को नीचे से ऐसे कर दें, आपकी स्किन ढलक चुकी है, हम थ्रेड्स डाल के या फिलर्स डाल के वैसे उठा। ये कराने के बाद कितना फर्क लगता है एज में? बहुत जबरदस्त, वंडरफुल। अगर एक 50 साल की औरत है वो कितने साल की? देखिए वो ऐसी कोई भी क्लेम थोड़ी सी मार्केटिंग वाले जुमरे में आ जाएगा। मैं कहूंगा कि 10 साल छोटा लगे लेकिन लोग 10-10 साल छोटे लगते हैं। हाँ लोग अच्छा मुझे ये बताएं कि वो अगर किसी का पेट बहुत बड़ा है उसकी कौन सी सर्जरी है? देखिए आजकल बॉडी कंटोरिंग के लिए और फैट लॉस की जो एक लाइपोसक्शंस हैं, पहले तो बड़ी इन्वेजिव जो प्लास्टिक सर्जन सारे करते थे बेहोश करके, अब तो नॉन इन्वेजिव आ गई हैं लाइपोसक्शंस। लोग बैठे बातें कर रहे हैं और साथ लाइपोसक्शन चल रही है। तो नॉन इन्वेजिव जो जितनी लाइपोसक्शन है एक तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक पे तो एक भी नहीं आया। तो 250 से ऊपर लाइपोसक्शन हम कर चुके हैं। कितने? 250 प्लस लाइपोसक्शन कर चुके हैं। तो और तक नहीं आया। एक बंदा 150 किलो का तो उसको कितने किलो का? अच्छा नहीं, इसमें दो चीजें हैं। लाइपोसक्शन जो हम लोग कर रहे हैं इट्स नॉट फॉर वेट लॉस, अच्छा इट्स फॉर लॉस ऑफ इंचेस। अच्छा क्या आपका पेट छोटा हो जाएगा उसकी वजह। अच्छा। जो फैट यहाँ पे आपके अराउंड द एब्डोमेन एंड हिप्स है ये फैट डेंस फैट नहीं होती, इसका बहुत ज्यादा वेट नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए हम बड़ी सारी 4-6 लीटर निकालेंगे ना, वजन शायद उसका केजीज में बहुत कम हो। ठीक है। लेकिन जो इंचेस रिड्यूस होंगे वो इवन आई हैव सीन अ पेशेंट के जिसके हमने को 15 इंच कम हो गया। ठीक है पेट, हाँ। यानी कि एक बंदे की वेस्ट है जनाब 44, उसकी मेरा ख्याल है 45 थी, 30 तक आ गई वो, क्योंकि उन्होंने पोस्ट लाइपोसक्शन ना सिर्फ ये मोटिवेटेड थी, एम्बिशियस थी, वो कोई अपना लाइफ का कोई माइलस्टोन अचीव करना चाह रही थी, तो उन्होंने ना सिर्फ लाइपोसक्शन की बल्कि बड़ी ज़बरदस्त जिम की, डाइट की, एक्सरसाइज की। तो 15 इंचेस, और वो दैट वाज द पेशेंट जिसको मैं कह सकता हूँ कि अपनी एज से 15 साल 16 साल छोटी लगनी शुरू हो गई। हाँ, और विद इन 2 मंथ्स। तो वो तो बड़े लोगों के लिए मोटिवेशन है उनकी। हम चला सकते हैं तस्वीरें ताकि लोग मोटिवेट हो। एक्चुअली वन ऑफ अ नॉन बिलोंग्स टू नॉन फैमिली, तो शायद वो ऐसा ना करें, लेकिन ये है कि वो चेहरा ब्लर करके बिल्कुल चला सकते। डॉक्टर साहब लोग परेशान हो जाते हैं, नौजवानों की आंखों के नीचे जो है वो डार्क सर्कल आ जाते हैं, हल्के आ जाते हैं, क्या करें? वो पोटेंशियली ट्रीटेबल, बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ इलाज हो जाता है, देर पा इलाज होता है, इसका हल हो जाएगा मसला। हल हो जाता है। डार्कनिंग, ट्रफ्स जो खड्डा किसे कहते हैं, वो सब कुछ सॉल्वेबल। लूज स्किन अंडर द
आईज, हाँ, आई बैग्स सब बेहतरीन हो जाते हैं। डार्क सर्कल जो है बड़े बुरे लगते हैं। ऑफ कोर्स हाँ। बुरे लगते हैं, आप थके थके नजर आते हैं, आप लेथार्जिक फील आती है, बीमार लगते हैं जैसे कोई शायद, क्योंकि साइंस ऑफ ह्यूमन जो है डिजीज हैं, लोगों को ये लगता है कि बीमार शख्स है, ये कुछ ऐसा। आपकी फोटोज आजकल जो सबसे बड़ा कंसर्न है जी, फोटोज वीडियोस हमारी अच्छी नहीं आती, फिल्टर लगाना पड़ता है, तो उन सब में ये आजकल देखिए एक सबसे बड़ी इंडिकेशन कॉस्मेटिक इंडिकेशन है हमारी, तो एस्थेटिक्स में एक कॉस्मेटिक एस्टेब्लिश्ड इंडिकेशन है इन सारी चीजों की। कितनी देर में हल कर देंगे ये मसला आप लोगों का? ये डिपेंड करता है, ये तो 1 डे में भी सॉल्व हो जाता है। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। यानी कि ये डार्क सर्कल मतलब ट्रीटमेंट एक दिन का है और फर्क विद इन अ वीक पड़ जाता है। पड़ जाता है। और ये पड़ता क्यों है वैसे डार्क सर्कल, क्या वजह है? इसके मल्टीपल कॉजेज हैं। एक तो ये है कि आपकी जो आजकल हमारे लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्लीप डिस्टरबेंस, उसके बाद जो है इवन जो है सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारे लोग जो आपको पता ग्लासेस लगाते हैं, तो ये मल्टीपल रीजंस हैं। स्किन को अच्छा रखना है तो क्या करें, क्या लगाएं? नंबर 1 इज सनस्क्रीन, नंबर 1 इज सनब्लॉक, नंबर 1 वाइटनिंग एजेंट या स्किन प्रोटेक्टिव एजेंट इज सनब्लॉक। लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस्ड होके 10 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन, जिसमें फलाना नियासिनामाइड भी, विटामिन सी भी, फलाना ये वो देखिए उनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन सबसे पहले जो है वो है सनब्लॉक। इफ यू आर नॉट यूजिंग सनब्लॉक, इफ यू आर नॉट वेयरिंग सनब्लॉक व्हेन यू आर इन द सन, धूप में जा रहे हैं, आप जितने मर्जी नाइट सीरम्स लगा लें, आप जितनी मर्जी स्टीरॉयड क्रीमें लगा लें, आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। सन की रेज जो है वो स्किन को डैमेज सबसे पहले देखिए ना, सन ब्लॉक तो ऐसी वंडरफुल चीज है। रिंकल से प्रोटेक्शन लेनी है, सबसे पहले सन ब्लॉक। मिलाजमा से, पिगमेंटेशन से आपने प्रोटेक्शन लेनी है, सबसे पहले सन ब्लॉक। इवन जो है चांसेस ऑफ स्किन कैंसर जो है उनसे कम करना है, मिनिमाइज करना है, बचना है, तो सन ब्लॉक। यानी कि सब चीजों का हल जो है वो सब चीजों का हल जो है, ये सब चीजों की सोल्यूशन में नंबर 1 इज सन ब्लॉक। और लोगों को नहीं पता। असल में देखिए मार्केटिंग, यही मसला हुआ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। मार्केटिंग कंपनीज जो हैं और इवन जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आई बिलीव वो भी गलती है, ये ज्यादती है। सबसे पहले सन ब्लॉक शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। यानी सही डायरेक्शन नहीं बता रहे इन्फ्लुएंसर्स। उन बेचारों को क्या पता है, उनका बनता ही नहीं बताना। वो तो डॉक्टर बता सकते हैं, वो तो कंपनियां जो हायर करेंगी वो तो वही बताएंगे ना। हाँ, वो सीरम्स लगा के, क्रीम्स लगा के, आजकल हर वो बल्कि पता चलता है साल 2 साल बाद स्किन और डैमेज हो हर मशहूर जो है इन्फ्लुएंसर, उसकी एक रील या एक जो वायरल क्लिप है वो इस पे होता है जी, मेरी 10 स्टेप्स स्किन केयर। तो उसमें उतना ज्यादा एम्फसाइज या सन ब्लॉक में मैंने तो शायद कम ही देखा है, अगर किसी की कोई रील शील देखी भी है। अच्छा, अगर कोई किसी की स्किन जो है खराब हो गया धूप में फिर के, तो उसके बाद वो फिर सन ब्लॉक यूज करना लग जाए तो वापस आ सकते? देखिए शुरू तो फर्स्ट स्टेप इज यूजिंग सन ब्लॉक। यानी खराब भी हो गई है तो आप बाकी ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, बाकी आपको वाइटनिंग एजेंट्स भी लेने पड़ेंगे, एंटी पिगमेंट ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, मिलाजमा ट्रीटमेंट तो लेनी पड़ेंगी, लेकिन अगेन टॉप ऑफ द लिस्ट स्टेज सन ब्लॉक। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड स्किन टाइटनिंग में, स्किन के पोर्स को कम करने में, स्किन के अंदर जो है कोलेजन प्रोडक्शन में उसका रोल, प्रपोज्ड रोल है, काफी रोल है, लेकिन थोड़ा सा ओवर मार्केटेड भी है। अच्छी चीज है, वैसे अच्छी चीज है यूज करने यानी सन ब्लॉक और ये दोनों चीजें यूज की जाएं तो अच्छा रिजल्ट है। हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, जिंक, ये सारी चीजें जो हैं वो कोलेजन भी बूस्ट करती हैं, ठीक है, पोर्स को भी श्रिंक करती हैं, स्किन को एक लिफ्टिंग टोन जो है वो भी देती हैं, तो ये यूज करनी चाहिए। लेकिन सन ब्लॉक जो है ना, उसके बगैर मैं समझता हूँ कि इनका कोई फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं वो क्या करें? इसकी दो माजे साजे गामे का तेल ले लें जाके? नहीं, देखिए इसकी कुछ तो मेडिकल रीजंस है, अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपको जो मेडिकल रीजंस हैं वो रूल आउट करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो नंबर 1 कॉज है ऑफ कोर्स इज द जेनेटिक कॉज। उसको हम रोक तो नहीं सकते, डिले कर सकते हैं, डिले हम कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ। PRP, PRGF, एक्सोसोम, स्टेम सेल्स, दे हैव वेरी गुड रोल, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। और फिर फाइनली अगर गिर जाते हैं तो फिर आपकी तरह हेयर ट्रांसप्लांट करें, और जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो फिर नहीं गिरते। लेकिन अगर गिरने से बचाने हो तो PRP से फर्क पड़ता है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है,
और इजीली अवेलेबल है, कंपैरेटिवली पेनलेस है, बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता अगर अच्छे तरीके से किया जाए, और ये इसके इफेक्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाती है लोगों के बालों में, वो क्या करें, बड़े परेशान है यार। सेबरिक डर्माटाइटिस स्कैल्प का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली यानी कि आजकल के जो ऐसे करके नाखून मारो तो वो इतना बड़ा स्केल्स उतरते हैं, स्केल्स उतरना, स्कैल्प जो है वो उतरता है, वो एक बहुत बड़ा इशू है और उसको ट्रीट करना चाहिए। जड़ों को उसने पकड़ा होता है, वो हेयर फॉल की जिन लोगों में है उनमें हेयर फॉल की वन ऑफ द बिग खत्म कर देता है वो। मतलब उसमें देखें, आपने उसको मैनेज करना है, आपने उसको मेंटेन करना है। आपकी स्किन की कंडीशन ऐसी है कि वो दोबारा आ सकता है, और अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आएगा। फिर ऐसे में अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मिलकर एंटी फंगल एजेंट, एंटी फंगल शैम्पूज के साथ मॉइस्चराइजिंग, स्कैल्प मॉइस्चराइजिंग, इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और इसमें भी अगेन पीआरपी का, पीआरजीएफ का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि ये इम्यून मॉड्यूलेशन के तौर पे बड़ा अच्छा काम है। जिनको ये मसले आपसे रब्ता कर सकते हैं, हम तो हाजिर हैं, हमें तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो होता है फिलर्स, इसका फायदा है नुकसान है? देखिए, नुकसान तो अगर अच्छे तरीके से किया जाए, गुड क्वालिटी फिलर यूज किया जाए तो फायदा ही फायदा है। फुलनेस देने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए, चीक लिफ्ट करने के लिए, बॉडी फेस कंटोर के लिए। देखिए, आपका एक सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ ब्यूटी हैं, अब आप लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब हमें बेला हदीद जैसे चीक चाहिए, हमें फलानी जैसे लिप्स चाहिए, हमें नोज फलानी जैसा चाहिए, जॉ लाइन हमें दीपिका जैसी स्मार्ट और थिन स्लिम फेस चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोग पसंद करते हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो अचीव की जा सकती हैं। तो उसमें फिर यही है, जहाँ पे वॉल्यूम देने की ज़रूरत है वहाँ पे फिलर के साथ, जहाँ लिफ्ट देने की ज़रूरत है थ्रेड्स के साथ, हाइफो आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, वंडरफुल इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। उसके बाद बोटॉक्स के साथ रिंकल्स कहीं से ख़त्म करने हैं, इवन फेस लिफ्ट जो है विद बोटॉक्स, उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो करके इंस्टेंट देर पा और अच्छे जिनके लिप्स पतले हैं वो क्या करें? लिप्स फिलर बहुत कॉमन प्रोसीजर है आजकल, और विद द न्यू एडवांसमेंट अब तो पेनलेस है, बहुत मामूली दर्द के साथ लिप फिलर हो जाते हैं। और अगर आप अच्छे अपने डर्माटोलॉजिस्ट से, प्लास्टिक सर्जन से अच्छे ट्रेंड हाथों से कराएं, तो माजी में इश्यूज आते थे, अब बहुत कम में अगर एक्सपर्ट लोग करें तो आप ना सिर्फ ये है कि जो मॉडर्न लुकिंग रशियन लिप्स लोगों को बड़े पसंद हैं, लोगों को अपने जो भी लेके आते हैं वो उस तरह के लिप्स जो है जो मॉडल्स हैं उस तरह अचीव कर सकते हैं। यानी लड़कियां पाकिस्तानी रशियन लिप्स बनवाना चाहती हैं तो पाकिस्तान में भी इतना ट्रेंड नहीं है, यूएई में और इधर उधर। पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ ये है, पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात जो हैं दे वांट टू स्टे क्लोज टू द नेचुरल। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें जो हमारे नेचुरल हमारे जो फीचर्स हैं सिर्फ उसको ऑगमेंट किया जाए। तो बहुत ज़्यादा वो डी शेप होना या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देना नहीं चाहते। यूएई में, बाहर के ममालिक में इस तरह की ख्वाहिश थोड़ी ज़्यादा है, बॉडी फिलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में बस यही होता है लोगों का, जो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो यही चाहते हैं कि जो एजिंग के इफेक्ट हैं उसको कम कर दिया जाए, और जो थोड़ा सा नाक टेढ़ा है या कुछ तरह के, डॉक्टर साहब किसी का नाक फीना है तो वो ठीक कर देंगे? नाक में बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब तो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी विद द फिलर्स और इवन विद द थ्रेड्स। पहले आपको पता है कि नाक जो है उसको जो डीफॉर्म नोज था उसके लिए पूरी सर्जरी करानी पड़ती थी, 2-2.5-3 लाख रुपया खर्चा आता था। अब जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी है वो अगेन उतने पैसों में जितने में शायद एक अच्छा पार्लर वाले फेशियल करते हैं। ठीक है, हाँ, ये अब तो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये हक सिर्फ उन लोगों का नहीं रह गया कि जो जी टीवी पे आते हैं या जो लोग मॉडल हैं। अब तो ये देखें, ये एक लाइफस्टाइल है, क्योंकि नाक का ताना बड़ा कॉमन है, कहते हैं यार तू तो फीना है। हाँ, बहुत सारे अप टू 80% आई हैव सीन जो डिफॉर्म नोज हैं वो नॉन सर्जिकली ठीक हो सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन शेप्स या डिफॉर्मिटीज जो जिनके लिए सर्जिकल करेक्शन जरूरी होती है। लोग परेशान हैं, लड़के लड़कियां, एक्ने हो जाती है, इधर दाने निकल आते हैं, क्या करें? है हल आपके पास? बिल्कुल है, और सबसे पहली बात यह है कि टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। उसकी वजह यह है कि अगर एक्ने के जो पिंपल्स हैं ज़्यादा देर तक आपकी स्किन पे स्टे करेंगे और आते रहेंगे, क्रॉप्स आती रहेंगी, तो ना सिर्फ उससे पिगमेंटेशन हो जाएगी बल्कि स्कार्स बन जाते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाते हैं बाद में। शेप जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, एजिंग उनसे बहुत जल्दी अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए, क्योंकि आते ही यंगस्टर्स में यूजली स्टार्ट्स एट टीन एजेस, तो बच्चों में
मैंने देखा है कि ये आगाही नहीं होती, शायद उसको ख्वाहिश भी नहीं होती, तो वो मुंह पे एक्नी लेके फिरते रहते हैं। तो उस दौर में, और वेरी आपको बताऊं, ये तो इतना मतलब आजकल कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है। एक मैकडोनल्ड KFC का मील जो है वो महंगा है, और एक्ने की ट्रीटमेंट अगर आप स्टार्ट में करना चाहें तो सस्ती है, लेकिन लोग नहीं करते, फेस पे लेके फिरते रहेंगे। और ये एक पहली ख्वाहिश होती है ना, हमने दवाइयाँ नहीं खानी, हमने जब बिगड़ जाएगा तो फिर आएंगे। फिर वो उन्हें एहसास होता है 20s में, जब शादी वादी करना चाहते हैं कि आप तो इस चीज़ कार आ गए, फिर वो 10 गुना ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जब बच्चों में, और ये मैं मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए अवामी आगाही, जो एक अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरी है कि एक्नी जो है पोटेंशियली ट्रीटेबल है, और ट्रीटिंग इट अर्लियर जो है आपको वो सारी चीज़ों से फ्री कर देता है, पिगमेंटेशन से, फेस जो आपका सारा चीक वॉल्यूम लॉस हो जाता है और स्कार्स बन जाते हैं। आपने देखा है लोगों के चेहरे पूरे बिगड़े होते हैं बेचारों के एक्नी के बाद, उन सब से बचा जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं या कुछ लोग मोहब्बत में नाकामी की वजह से जो है वो कट मार लेते हैं, कुछ टैटूज बनवा लेते हैं, कुछ नाम लिखवा लेते हैं, जवानी में, लड़कपन में जो है वो जज्बात से सरशार होके, हाँ, और उसके बाद फिर वो शिद्दत जज्बात, जब दोबारा इस्लाम की तरफ माइल होते हैं तो कहते हैं यार ये टैटू, नहीं वो इस्लाम तो नहीं छोड़ते। खैर आपकी क्या करें, टैटू रिमूवल विद द लेजर बड़ा इफेक्टिव, बड़ा अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। सिमिलरली जो लोग कट लगा लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, पोटेंशियली ट्रीटेबल है, पोटेंशियली उनको बहुत अप टू 80% जो है ट्रीट किया जा सकता है नॉन इन्वेजिवली, विदाउट कांटे टांके लगाने के बगैर। बड़े गहरे स्कार्स होते हैं वो ब्लेड के कट्स वाले, काफी बेहतर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर। सेशंस लेने पड़ते हैं। एक्सीडेंटल भी कईयों के निशान, सर फट गया बचपन में, वो भी उसमें अगेन जो है आजकल देखें, अब हमारी हर चीज में एक इंडिकेशन कॉस्मेटिक इंडिकेशन है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपके चेहरे पे जब भी कट लगे, एक्सीडेंट हो, तो कोशिश करें कि जो टांके लगाने अगर ज़रूरी हों तो किसी माहिर से, या कोशिश करें कि प्लास्टिक सर्जन से ही लगवाएं, ताकि उसके जो पोस्ट इंजरी जो है वो स्कार्स ना रहें। फिर ये है कि टांके निकलवाने के बाद जो अगर आपके निशान है तो उसके लिए जल्दी कुछ मेडिसिन यूज़ करनी शुरू कर दी जाए। जल शल होती है, बिल्कुल होती है। और फिर तीसरी बात ये है कि क्या वो ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है, बहुत अच्छे ट्रीटेबल हैं, और बड़े वाज़े नताइज उसके होते हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन बच्चियाँ जिनके चेहरे पे वो कट शट लग जाता है और शादी के करीब उनका ये ख्वाहिश होती है कि हमारे चेहरे के ये निशानात ख़त्म कर दिए जाएं या कम कर दिए जाए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। शादी के करीब लड़कों लड़कियों दोनों की ख्वाहिशात होती हैं कि जिस्म पे कोई निशान है तो ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन ही है, वन ऑफ उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा स्टेप होता है। तो इसीलिए तो आपने देखा है कि पूरा एक ब्राइडल मेकओवर जो है वो चलते हैं। पहले सलून्स पे चलते थे, अब क्लिनिक्स पे भी चलते हैं। यानी मसला हल कर देंगे आप उनका? बिल्कुल हो जाएगा, ये स्कार्स खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी, और इनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई एस्थेटिक के पूरे टॉपिक को। आज हमने जो है वो जिसे कहते हैं ना फरोल के रख दिया, और जो है इनसे बड़ी यानी कि हमने इंफॉर्मेशन ली एस्थेटिक के बारे में। और अगर आप लोग जो हैं वो किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड या स्किन का ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी से आप मुलाकात कर सकती हैं। रेजिनिक्स में जेल रोड पर वाक़या ये क्लिनिक KFC के बिल्कुल साथ, और इनकी पूरी टीम बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी काबिल टीम है, और जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।